नमस्कार, बबन बॉडी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जा रहे हैं पद्मश्री श्री नरेश जी चंद्रलाल सर से मिलने के लिए उनके घर। सर जी नमस्कार। नमस्कार। बबन बॉडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सर, आप अंडमान निकोबार के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि फिल्म डायरेक्टर है। सर, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पद्मश्री पुरस्कार आपको मिला है, जो कि कला क्षेत्र में मिला है। इसके लिए बबन बॉडी यूट्यूब चैनल की तरफ से और दर्शकों की तरफ से आपको बधाई और अभिनंदन। धन्यवाद, पूरे महाराष्ट्र को धन्यवाद। हाँ सर, आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेश चंद्रलाल है। मैं इन द्वीपों का लोकल बॉर्न जो होते हैं, जो प्री 42 में यहाँ सेटल हुए, वो कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। मेरे दादा परदादा सब यहीं पैदा हुए। मेरा जो खानदान है, मेरे दादा जो है वो आंध्र प्रदेश से, दादा के जो पिताजी थे वो आंध्र प्रदेश से थे। उनका नाम था गोपाला रेड्डी। मेरा दादी का जो परिवार था वो बंगाल से था। मेरी नानी का जो परिवार था, मेरी जो नानी जी थी, परिवार नहीं, मेरी नानी जो थी उसका नाम था मायाबाई और वो महाराष्ट्र से थी। और मेरा उस दौरान, काला पानी के दौरान में, मेरे नानी ने एक पंजाबी आदमी से, पंजाब के आदमी से शादी की थी। मेरे छोटे भाई ने केरल की लड़की को शादी किया। तो एक ही छत के नीचे 5-5 राज्यों की गंगा जमुना संस्कृति पलती है, जहाँ वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। न जाति है, न पाति है, न भेदभाव है, आपसी प्रेम, भाईचारा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मिसाल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तीर्थ स्थल है, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के हमारे बहुत सारे रणबांकुरों ने अपने जीवन की आहुति दी। अपना इस यज्ञ में जो है, देश को आजाद कराने का जो यज्ञ, महायज्ञ में अपनी आहुति दी। और मैं तो धन्य हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं उस भूमि में पैदा हुआ हूँ जहाँ में हमारे जो देश के स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी यहाँ पर लाए गए थे। बहुतों को फांसी की सजा हुई, बहुतों को कड़ी यातनाएं दी गई, और मैं उस महातीर्थ स्थल का रहने वाला हूँ। इससे बड़े और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। सही बात है सर। सर, आपको जब पद्मश्री मिला तो ये जो पद्मश्री आपको किस इसके लिए? हाँ, मुझे पद्मश्री मिला है 2016 में। मुझे थिएटर और सिनेमा के क्षेत्र में जो मैंने 40-45 साल से भी अधिक काम किया है, उस क्षेत्र में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया। 2016 26 जनवरी 2016 को मुझे पद्मश्री मिला। उस समय राष्ट्रपति प्रणब जी मुखर्जी, हाँ जी, प्रणब मुखर्जी के द्वारा मुझे पद्मश्री मिला है। और 2016 में मोदी जी उस समय थे। मेरे काम को सराहा गया है मोदी जी के द्वारा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ इस मंच के माध्यम से माननीय मोदी जी को, क्योंकि जिन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से एक ऐसे कलाकार को भी चुना पद्मश्री के लिए, जो 40-45 साल तक गुमनामी में काम करता रहा। सर, जब आप यहाँ फिल्म बना रहे थे, फिल्म का दिग्दर्शन भी कर रहे थे, तो आपको यहाँ बहुत सारी समस्याएं होगी। आप तो इंडिया में अलग बात है, यहाँ इंग्लैंड में और आइलैंड में बहुत कुछ डिफरेंस है। आना जाना, कुछ सामान मिलना, या बहुत सारी चीजें। उस समय इतना बिजली भी नहीं था, कैमरेज भी नहीं थे बड़े बड़े। तो आपको किस किस समस्या से गुजरना पड़ा और आपको क्या क्या दिक्कत है? देखिए, मैं नेशनल स्कूल ड्रामा का डायरेक्शन ग्रेजुएट हूँ। नेशनल स्कूल ड्रामा दिल्ली में स्थित है। वहाँ का 1990 में मैंने डायरेक्शन में ग्रेजुएशन किया है, तो प्रोफेशनल ग्रेजुएट हूँ मैं वहाँ का। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे या तो बैचमेट है, या मेरे सीनियर है, या मेरे जूनियर है। तो मेरी फिल्म बनाने के टाइम में उन्होंने मुझे बहुत मदद किया। वे लोग अपना मेहनताना भी नहीं लिए उन्होंने, वे लोग हमको फ्री में काम करके दिए। और सिर्फ हाँ, पोस्ट प्रोडक्शन जो है हमको करना पड़ा वहाँ से। मैं आपका इंडस्ट्री से, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ से लेकर आया, यहाँ पे शूटिंग की, कैमरा, फिर एडिटिंग, डबिंग, मिक्सिंग, जो मैं बॉम्बे स्टूडियो में जाके किया। तो यहाँ मेरा से एक लिंक था मेरा इंडस्ट्री के साथ। और क्योंकि 90 में मैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। नेशनल स्कूल ड्रामा से डायरेक्शन होने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, मैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया। मेरे गुरु मैं मानता हूँ उमेश मेहरा, ईगल फिल्म्स के
एफसी मेहरा साहब का ईगल फिल्म्स जो है, बहुत पुराना बैनर है ईगल फिल्म्स। ईगल फिल्म्स के जो बड़े बेटे हैं उमेश मेहरा, मैं उसका असिस्टेंट रहा हूँ। और मेरी पहली फिल्म रही है चमत्कार, राजीव मेहरा थे, शाहरुख खान और उर्मिला मातोंडकर, उस नसीरुद्दीन शाह, उस फिल्म में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। फिर आशिक आवारा शुरू हुई, उमेश जी का मैं असिस्टेंट था, तो उमेश जी ने मुझे अपने साथ ले लिया। आशिक आवारा में सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, उस फिल्म में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। फिर बोनी साहब का, बोनी कपूर का मैंने फिल्म किया, प्रेम किया। प्रेम में एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, क्योंकि अंडमान में उसकी शूटिंग थी, तो मुझे अपने साथ लेकर आए थे प्रेम की शूटिंग के दौरान। अंडमान में मैंने प्रेम की, जो संजय कपूर और तब्बू की फिल्म थी। फिर मैंने प्रियदर्शन की एक फिल्म की, काला पानी। काला पानी में भी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। और इससे बहुत देश के बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया। मणि रत्नम के साथ मैंने तमिल फिल्म की अलई पायदे। विनियन बोल के एक डायरेक्टर है केरला के, उसके साथ मैंने किया। एनमनवानी तेलुगु डायरेक्टर है शरद पी शरद, उसके साथ मैंने किया सुल्तान। तो बहुत सारी फिल्मों में मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर काम किया। और अब 2007 से मैं अपनी फिल्म बनाने लगा हूँ। मैंने पहली फिल्म बनाई अमृत जल। अमृत जल अंडमान के कॉस्मो कल्चर को लेकर मैंने बनाया। और नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, फर्स्ट नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑन सोशल मैसेज का अवार्ड मिला। और वहां से मुझे बूस्टअप हुआ। उसके बाद मैंने गांधी द महात्मा फीचर फिल्म बनाया, वो भी नेशनल अवार्ड लिया। उसके बाद मैंने आपका द क्वीन ऑफ इंडिजिनस आइलैंड फीचर फिल्म बनाया, वो अवार्ड लिया। फिर मैंने एक फिल्म बनाई द रनवे ऑन द सी। अंडमान में सी प्लेन आया था पहला बार टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, उस सी प्लेन को मैंने रनवे ऑन द सी फिल्म बनाया, उसमें अवार्ड लिया। तो मैं काफी मतलब काम करा हूँ। थिएटर 1971 से मैं स्टेज पर ड्रामा करता हूँ, 13 साल की उम्र से। और 1968 से मैं ऑल इंडिया रेडियो में जो पोर्ट ब्लेयर में है, उसमें मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मैं ड्रामा करने लगा हूँ। तो मेरा 68 से लेकर अभी तक का समय ये मेरा थिएटर, सिनेमा और रेडियो के साथ जुड़ा हुआ है। इतने साल का लंबा अंतराल। और उसके बाद ने देश ने अभी मुझे 2016 में जाकर देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से नवाजा है। सर, आपने कभी दूरदर्शन में काम किया, जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है दूरदर्शन केंद्र? हाँ, दूरदर्शन में मैंने अंडमान के दूरदर्शन में पहली बार मैंने एक 4 एपिसोड का श्री राम लीला का डायरेक्शन किया था। हाँ, वो मैंने किया था दूरदर्शन में। और अंडमान का दूरदर्शन अभी उतना डेवलप नहीं है जैसा कि और जगह का जो स्टेट का जो दूरदर्शन है। तो हाँ, मेरी इंटरव्यू बहुत की गई है दूरदर्शन से। इवन तो डीडी नेशनल ने भी मेरा इंटरव्यू किया है। आज सवेरे निधि कुमार एक एंकर प्रोग्राम की रही है। आज सवेरे एक प्रोग्राम आता था, आज सवेरे में भी 1 घंटे का रिकॉर्ड किया उसने, नेशनल डीडी नेशनल ने, वो भी टेलीकास्ट हुआ है। मेरी फिल्में बार बार टेलीकास्ट हुई है डीडी नेशनल पे। गांधी द महात्मा 4 बार डीडी नेशनल पे, डीडी भारती में, डीडी उर्दू में, डीडी लखनऊ में, डीडी अहमदाबाद में। और मतलब हर चैनल से मेरी फिल्म जो गांधी द महात्मा ये टेलीकास्ट हुई है। गांधी द महात्मा फिल्म मेरी बहुत गांधी जी के आइडियोलॉजी पे बनी फिल्म है। इस फिल्म में मैंने दिखाया कि गांधी जी मरे नहीं है, गांधी जी मर ही नहीं सकते। जिस देश में सत्य, अहिंसा, मानवता, देश प्रेम, देशभक्ति जीवित है, गांधी जी उस फॉर्म में उस देश में जीवित है। सही बात है। देखिए, आपको धन्यवाद देता हूँ आपके YouTube चैनल को कि मैं अभी बीमार से उठा हूँ, आया हूँ, अभी बहुत मेजर ऑपरेशन करा के आया हूँ। आके मुझे 10 दिन हुआ है। अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हूँ, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो लेकिन आपको पहला इंटरव्यू आज मैं दे रहा हूँ आपको। थैंक यू सर। थैंक यू आपका। सर, आप अभी 2-3 महीने आपको कोरोना से भी? हाँ, मैं कोरोना से ग्रसित हो गया था 4 महीने पहले। तो उस समय आपको बहुत सारी हेल्प मिली, मतलब लोगों ने दुआएं मांगी आपके लिए। जी। तो आप लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? या किसी डिपार्टमेंट ने आपको मदद किया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया या अदर जो एजेंसीज है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, 4 महीने पहले मुझे कोरोना हो गया था। उस समय कोरोना हुआ अप्रैल में, दिल्ली में मैं गया था। दिल्ली में मैं घूमने चले गया और मास्क लगाया था, सब कुछ था। लेकिन जहाँ घूमने गया वहाँ में लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। मैं मथुरा गया, वृंदावन गया, ताजमहल गया,
तो कोरोना के दौरान मुझे नहीं मालूम था कि कोरोना इतना पीक में है। अप्रैल में 25 अप्रैल को मैं गया था और वहाँ से मुझे कोरोना ने पकड़ा और कोरोना ने पकड़ा और स्थिति मेरी ऐसी हो गई थी कि मुझे बेड भी नहीं मिल रहा था। उस समय पीक में था दिल्ली में कोरोना जो है, ना बेड मिल रहा था ना मुझे ऑक्सीजन मिल रहा था। तो मेरे बच्चे जो है, मेरी बेटी श्वेता जो दिल्ली में रहती है, उसकी शादी दिल्ली में है, वो TCS में सीनियर मैनेजर है। तो उन लोग सब मुझे लेकर सब हॉस्पिटल घूम रहे हैं, लेकिन मुझे लेने के लिए कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ना बेड है ना ये है। तो फिर मेरी बहन है रेवा देवी, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। उस समय ट्वीट किया प्रधानमंत्री को, LG साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, DC साहब को ट्वीट किया। ट्वीट के ऊपर में रिएक्शन हुआ कि इन्होंने ट्वीट किया कि अंडमान का पद्मश्री जो प्रोटोकॉल मेंटेन करता है वो मतलब गली गली दिल्ली के हॉस्पिटल में घूम रहा है, उसको ना बेड मिल रहा है ना ऑक्सीजन मिल रहा है और थक हार के वो घर में आ गया है मरने के लिए। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को फिर से दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा, डिप्टी कमिश्नर सुनील चिपका को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, ये आपका ये सेक्रेटरी टू LG को, जो मतलब उन्होंने और कुलदीप सिंह ठाकुर जो है ये हमारा स्पेशल रेसिडेंट कमिश्नर दिल्ली को, उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया और मुझे सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मैं 11 दिन एडमिट था, 11 दिन में डिस्चार्ज हुआ। 5 दिन में बहुत सीरियस था और ऑक्सीजन सपोर्ट में था। फिर धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा। मेरा ठीक होने का कारण ये था कि मैंने बचपन से ना सिगरेट, शराब, बीड़ी और तंबाकू, गुंगू, जर्दा, पर्दा कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं बहुत जल्दी रिकवर किया। नहीं, कोरोना में ऐसा है सर। हाँ। अगर आप नशा के आदी नहीं हो किसी भी चीज में तो रिकवर होने का चांसेस बहुत ज्यादा मैंने अगर आप जल्दी रिकवर किया। हाँ, अगर कोई भी पेशेंट जो है तो अगर कोई नशा करता है तो उसमें रिकवर होने के चांस बहुत कम होते हैं। और दूसरा मेरा तो एडवाइस ये होगा कि आप ये जो जब कोरोना है देश में, अभी तो कम हो गया है, तो ये इसके लिए मोदी जी बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कितने मतलब समझदारी से कोरोना से लड़ा है और पूरे देशवासियों को इकट्ठा किया है कि मतलब कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। ये एक महामंत्र उसने बना दिया कि 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है जरूरी, है ना, हाथ को नियमित तौर से धोएं। देखिए ये कुछ नहीं है, लेकिन एक ये महामंत्र है, ये महामंत्र से बचने का एक तरीका है। उस समय जिस समय की कोरोना का वैक्सीन नहीं निकला था, आज तो वैक्सीन है। 2 डोज में आप मतलब आपका इम्यूनिटी जो पावर है वो बढ़ जाता है और पूरी तरीका से आज 100 करोड़ भी वैक्सीनेशन कंप्लीट की इंडिया। आज का दिन जो है इंडिया जो है 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट किया। 100 करोड़ देखिए। तो सर आप आज भी अभी भी लोगों को मास्क पहनना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। फिर भी वैक्सीनेशन होने के बाद भी बिल्कुल जो लोग इस कोरोना के प्रोटोकॉल को मेंटेन नहीं करते हैं उनको तो मैं समझता हूँ कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि पूरे देश को बचाने की जिम्मेदारी जब पूरे हमारे लोगों ने लिया हुआ है, तो आप एक की गलती से कितना सोसाइटी में आप समाज में आप कोरोना फैला रहे हैं। तो आप खुद तो अगर नहीं करते तो समाज को भी तो दूषित मत करिए। तो ये जरूरी है कि आप ये। तो फिर मैं 11 दिन के बाद मैं आ गया वहां से, डिस्चार्ज हो गया। लेकिन उस दौरान में जब 11 दिन के दौरान में जब मेरा CT स्कैन हुआ था तो मेरा वहां पे एक प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ था। वो था एरोटा में, एरोटा बोलते हैं, एरोटा में मेरा एक स्वेलिंग दिखाई दिया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपका ये सर्जरी कराना बहुत जरूरी है, आपके जान के लिए खतरा हो सकता है आगे जाके। मैं बोला अभी कोरोना के बाद और जान का खतरा, इससे बड़ा क्या खतरा हो सकता था? नहीं, बोले इससे भी बड़ा खतरा है। एरोटा क्या है? एरोटा एक मेन नस होता है हमारे अंदर में, हार्ट, लंग्स, उसके नीचे में। तो वो नस का काम होता है, वेन जो मोटा वेन होता है, उसका काम होता है कि सारे बॉडी पार्ट्स में जो है वो आपको ब्लड सप्लाई करता है। चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो लेग्स हो, चाहे हैंड हो, पूरे बॉडी पार्ट्स में एरोटा का काम है ब्लड सप्लाई करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना। उसमें मेरा 6.3 सेंटीमीटर का स्वेलिंग था, बहुत बड़ा स्वेलिंग था। अभी जो सर्जरी करा गया 10 दिन पहले मैं अंडमान आया हूँ। तो वो स्वेलिंग को सर्जरी करना जरूरी था। तो डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने बाद जरूर आइए। तो 3 महीने के बाद मैं गया और सर्जरी हुई, एडवांस टेक्नोलॉजी से सर्जरी हुई। मेरा काटा कहीं नहीं गया, लेकिन अंदर ही अंदर वेन से डाल के उसको सब कुछ ठीक किया गया। दिल्ली में ही हुआ?
दिल्ली में, वही सर गंगाराम हॉस्पिटल में, वहीं पे कराया और काफ़ी पैसे लगे उसमें, 18-19 लाख रुपया मेरा खर्चा आया। लेकिन थैंक्स टू मेरी डॉटर, क्योंकि उसने एक बहुत दिमागी काम किया था, क्योंकि मेरा एक मेडिकल इंश्योरेंस, मेरी बेटी TCS में सीनियर मैनेजर है, तो उसने मेरा एक मतलब इंश्योरेंस जो है, मेडिकल इंश्योरेंस मेरा और अपनी मम्मी का लेकर रखा था, हेल्थ इंश्योरेंस। तो आज उससे मतलब हमें मतलब पैदा हुआ, मतलब हम इतना 18-19 हर लोगों ने, मैं भी चाहता हूँ कि हर लोग जो मध्यम वर्गीय है या निचले वर्ग है, जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं होता, अगर वो हेल्थ इश्यू की वजह से कुछ प्रॉब्लम में आ जाए तो उस समय पैसा नहीं होता, तो उस समय आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस करके, मैं यही कहना चाहता हूँ, आपकी बात ही को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग इससे भागते हैं कि ये फालतू में पैसा जाता है, इसका तो कोई यूज नहीं है, हम तो बीमार नहीं है, हम तो कुछ नहीं है। लेकिन देखिए जिंदगी को कोई नहीं जानता। मैं हट्टा कट्टा इतना काम करने वाला आदमी, स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर, हर जगह मैं जाते रहता हूँ, हर जगह पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड को कोई नहीं जगह नहीं छोड़ा, है ना। तो वो आदमी बीमार हो गया, क्या मालूम था कि मुझे इस तरह का 2 बार इतना बड़ा बड़ा बीमारी आएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस वेरी कंपलसरी है। आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, साल में 11 लाख 11,000 10,000 8,000 अपना हिसाब से आप लीजिए, ताकि आपको कभी ऐसा जरूरत पड़े तो आप इमीडिएटली अपना बचाव कर सके। सही बात है। हम लोग इतने बड़े पैसे वाले नहीं है, हम मध्यम वर्ग परिवार है, मतलब हमारे पास बैंक बैलेंस उतना नहीं होता, लेकिन ये इंश्योरेंस हमको हेल्प करता है, उस समय इमीडिएटली रिलीफ देता है मेंटली। नहीं तो आपका जमीन बिक्री होगा, घर बिक्री होगा और जेवर बिक्री होंगे, तब जाके हम लोग को पैसा जुटा पाएंगे। ये बिक्री ना हो, ये कोई जगह गिरवी ना रखना पड़े, उसका बचाव के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस है। सर, आप स्वच्छ भारत मिशन में कार्यरत है और ब्रांड एम्बेसडर भी आप अंडमान निकोबार के, तो आप भारत की जनता प्लस अंडमान की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं 5 साल, मुझे ये 15 नवंबर को 5 साल हो जाएगा एज ए एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन। मैंने बहुत दिल से काम किया। जब मुझे मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि गंदगी को मिटाना इससे बड़ा, और देश का महान यज्ञ में अपनी आहुति देना क्या हो सकता है ना। देश की गंदगी को मिटाना, अपनी गंदगी को मिटाना, आंतरिक गंदगी को मिटाना, यही तो है स्वच्छ भारत। तो मुझे बनाया गया, तो मैं 15 नवंबर को 5 साल अपना पूरे करने जा रहा हूँ, सफलता के 5 साल मैं कहूंगा। और मैंने अंडमान का, साउथ अंडमान का, मिडिल अंडमान का, नॉर्थ अंडमान का एक स्कूल को 4-4 बार विजिट किया है। अभी भी हम बाहर जाते हैं ना सर, अंडमान में बहुत जगह दिखाओ, बहुत स्वच्छता है सर, मतलब कहीं भी आपको गंदगी, कचरा, कैरी बैग ये सब नहीं मिलेगा। प्लास्टिक का तो बहुत बैन है यहाँ, बहुत बैन है। गवर्नमेंट की मैं तारीफ करता हूँ अंडमान में कि प्लास्टिक के लिए बंदी है, बट उसके बाद भी बहुत सारी साफ सफाई है। देखिए, बहुत और इसका श्रेय शायद आपको ही जाता है। नहीं, मैं पूरे प्रशासन को जाता है। हम पूरा टीम है, पूरे प्रशासन को जाता है, मुझे जाता है, और यहाँ के रहने वाले बाशिंदों को जाता है। जो लोग, मैं अकेला एक स्वच्छ भारत का एम्बेसडर बनने से क्या कर सकता हूँ, लेकिन जब इंसान के मानसिक स्तर पर आदमी सोच ले कि मुझे की गंदगी नहीं करना है, तो उन सब लोगों को ये श्रेय जाता है कि आप लोगों ने दिल से सोचा, स्वच्छता को आपने आदत बना ली, स्वच्छता को आपने अपने ब्लड में बना लिया, तब जाके। देखिए, मैं 4-4 बार मेडिकल में, स्कूल में सब गया हूँ। ज्यादातर के स्कूल के बच्चों के साथ मैंने काम किया, ज्यादातर छोटे बच्चों, KG क्लास के बच्चों से लेकर मैं कॉलेज के स्टूडेंट के पास जाता हूँ और स्वच्छता का उनको ये महामंत्र बताता हूँ, पाठ पढ़ाता हूँ, ताकि मेरा मानना यह है, मैं जनरेशन तैयार कर रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि अगर ये जनरेशन अवेयर हो जाता है स्वच्छता के बारे में, अगर बच्चे अवेयर हो जाएंगे, अवेयर हो जाए, तो जब ये शादी करेंगे, इनके बच्चे होंगे, उनके लिए कोई स्वच्छता का पाठ पढ़ाने की जरूरत आगे की सब पीढ़ी अवेयर कर रहा है। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मैं जनरेशन तैयार कर रहा हूँ। मेरा काम करने का तरीका ही है जनरेशन तैयार करना। मैं मोदी जी से, माननीय मोदी जी से, हमारे जो ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से 3 बार मिला हूँ, और 2 बार मैंने उनको स्वच्छ भारत का काम दिया है कि मैंने अंडमान निकोबार आइलैंड में स्वच्छता के प्रति क्या काम किया है। देखिए, मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा नामी आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे लिए गर्व की बात है कि इतना होने के बावजूद भी देश का प्रधानमंत्री मुझे नाम से जानते हैं। ये मेरे लिए इससे बड़ा मतलब और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है।
सर आप सेलुलर के जेल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए सेलुलर जेल ऐसा है कि ये तीर्थ स्थल है। हाँ, ये स्वतंत्र सेनानी, मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता सेनानियों का तीर्थ स्थल है। और अपने जीवन काल में हर व्यक्ति को, देश का हर मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया को एक बार इस महातीर्थ का दर्शन जरूर करना चाहिए। खास करके युवा पीढ़ी को तो इसे अपना गांठ बना लेना चाहिए, क्योंकि आज जो हम आजादी पाए हैं, आज जो हम जो इतना जो घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, जो इतने फ्री इंडिया में हम घूम रहे हैं, इतना मतलब खुशहाल इंडिया में जो हम घूम रहे हैं, इसके पीछे कितनी कठोर यातनाएं सही हैं हमारे। उस यातनाओं को जब आप याद करेंगे, यहाँ के देखेंगे, तब आपको लगेगा कि आजादी हमें ऐसी नहीं मिल गई। उसके लिए कितनी जानें गंवानी पड़ी, कितने लोगों को बलिदान देना पड़ा, कितने लोगों को जलियांवाला बाग में भून दिया गया। मतलब वे देश के अमर शहीदों को आकर नमन करे इस मतलब सेलुलर जेल के प्रांगण में जाकर, इस अमर ज्योति में जाकर, ताकि तब उनको लगेगा। जब तक आप दूर पे बैठेंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप वहां आइए। मैं समझता हूं कि हर दीवारें देश का स्वतंत्रता संग्राम का नारा आज भी गुनगुनाती है। दीवारें बोलती है वंदे मातरम, भारत माता की जय। सर आप वीर सावरकर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए इससे बड़ा मतलब महान क्रांतिकारी जिसने मतलब बताइए उस जमाने में जहाँ भाई गणेश दामोदर सावरकर भी है, उसी जगह में 2 साल के बाद पीछे से देखते हैं, पता चलता है कि ये सर गणेश है। मतलब सर उनको ऐसा बोला जाता है कि वीर सावरकर जी को ये पता नहीं था यहाँ कि अपने साथ उनके सगे भाई गणेश दामोदर सावरकर जी भी हैं। उसको नहीं मालूम है ना, लेकिन वो अकेला धुन का पक्का आदमी, देश के प्रति मतलब अलग वो रखने वाला आदमी, जिसने मतलब इतने मतलब कठोर यातनाएं सही, कोलू में तेल के रूप में जोता गया है ना। तो वो आदमी बताइए उसके क्या होगा वो आदमी। हम तो उस तरह उस लेवल में जा नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते उस क्या होंगे वो लोग, है ना। सचिंद्र कुमार सान्याल, भाई परमानंद, आपका जो गणेश दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, तो मतलब वो आजादी के दीवाने क्या होंगे, है ना। वो कल्पना बहुत जरूरी। एक बार अंडमान के सेलुलर जेल में आप तो मतलब हर कोई जो आता है सबसे पहले सेलुलर जेल जाता है, उसके बाद जाता है मरीना पार्क और बीचेस और ये वो, लेकिन सबसे पहले जाकर उस प्रांगण में जाकर अपना दंडवत करता है। कोई भी जाके माथा टेकेगा बिल्कुल, उसके बाद ही उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। बिल्कुल, उसके बाद ही उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। नहीं तो आप कितना भी आके बीचेस देख के जाइए क्या पता, लेकिन वो भावना लेकर आइए कि हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को सर्वप्रथम दंडवत करना है, प्रणाम करना है। मैं तो चाहता हूँ अगर कोई भी आता है फ्लाइट से तो सबसे पहले वीर सावरकर जी के नाम से जो एयरपोर्ट है पोर्ट ब्लेयर का, उधर आके माथा टेकने से उसकी यात्रा संपन्न हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो नाम से अगर आप वीर सावरकर जी एयरपोर्ट में आ रहे हो तो उसी नाम से आपको बिल्कुल यहाँ का जो हवा है, ताजी हवा, वातावरण जो है यहाँ का कुछ अलग ही है सर। बिल्कुल अलग, बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा ये है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मिसाल है यहाँ सर। मैं देखा हूँ यहाँ जात पात भाषा कुछ नहीं, यहाँ कोई मायने नहीं रखता। हम एक दूसरे के तीज त्योहारों में शरीक होते हैं, यहाँ नहीं है। हाँ, मैं ये भी देखा हूँ यहाँ गणेश पूजा, चाहे दुर्गा पूजा, चाहे ईद, कोई भी सन हो, दिवाली हो, कोई भी ये होने से सब लोग इकट्ठा होके मनाते हैं। बिल्कुल, सब एक दूसरे के त्योहार में इकट्ठा होते हैं, है ना। मैं बीमार होता हूँ तो बहन फरीदा मुझे देखने आती है ना। तो मतलब ये भावना है हमारे यहाँ, है ना। बहन मुमताज हमको फोन करती है ना। मतलब ये है हमारी भावना। सर आप जो युवा पीढ़ी है भारत की, स्वच्छता के बारे में उनको क्या संदेश देना चाहोगे इस चैनल के माध्यम से? देखिए, स्वच्छता के बारे में यही कहना चाहूंगा कि आप सब, पूरा देश आपका है, आप सब भावी भारत के निर्माता हो, देश के कंधार हो। देश को स्वच्छ रखना और सबसे बड़ा आंतरिक स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। मन की स्वच्छता, बाहर की स्वच्छता नहीं, सबसे पहले आप मन की स्वच्छता लाइए। मन की स्वच्छता लाएंगे तो आपको द्वेष, ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे के साथ जो मतलब होता है, जो मतलब पसंद नहीं करना, नापसंद करना, वो सब हटेगा। जब वो हटेगा, जब आपके अंदर स्वच्छता होगी
तब तो आप बाहर की स्वच्छता को ध्यान देंगे। बाहर का कूड़ा करकट और सफाई करना ही स्वच्छता नहीं है। मैं समझता हूँ एक सच्चा इंसान बनने के लिए सबसे बड़ी है अपना मन की शांति, मन की स्वच्छता, उसके बाद में बाहर के प्रांगण की स्वच्छता। तो आप एकजुट होकर देश के प्रति समर्पण की भावना से काम करें। ये मेरा आह्वान है पूरे देश के युवाओं को कि एकजुट होकर समर्पण की भावना से काम करें। ये कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, देश हम सबका है, हम सबको प्यारा है देश। हम भारत के देशवासी हैं, सच्चे देशवासी हैं। तो एक देशवासी का कर्तव्य है कि हम छिछड़ा लेदर ना करें, उसको गाली दे रहे हैं, इसको गाली दे रहे हैं, उसको गाली नहीं। हम ये सोचें, खाली इस पर अपना कंसंट्रेट करें कि हम अपने देश की बढ़ोतरी के लिए हम किस रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। बस यही हमारा एक मूल मंत्र होना चाहिए कि देश हमारा है, हम सब सच्चे भारतीय हैं, और एक भारतीय होने के नाते इंडिविजुअल मेरा क्या कर्तव्य बनता है। सही बात। सर, अभी आप जो पर्यटक आने वाले या भविष्य में आएंगे उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो? आना चाहिए उन लोगों ने? बिल्कुल, पर्यटक तो आना चाहिए अंडमान में। अभी कोरोना की वजह से टूरिज्म बहुत डाउन हो गया है। बहुत लोगों ने लोन लिया, गाड़ी चलाया, होटल बनाया, लेकिन खाली पड़े हैं। उनका जो EMI देने का भी पैसा नहीं है। गाड़ी जो है बैंक ने जब्त कर लिया है। तो बेचारे जो युवा जो है, जो अभी काम धंधा नहीं है, कुछ रोजगार के समस्या है, तो वो लोगों को कितना प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए, ताकि हमारा रोजगार जो है वो शुरू से फिर से बढ़े, फिर से हमारा खेत लहराए, उसमें मतलब फिर से सावन आए, फिर से बहारें आई। तो हमारे जो जब देखिए जब आप भूखे रहते हैं तो भूखे भजन ना होए गोपाला। सही बात, समझे ना। तो आप जब भूखे रहते हैं तो क्या करेंगे आप? क्या देश सोचेंगे? क्या आप भगवान को सोचेंगे? किसी को नहीं सोचेंगे आप। पहले तो आप सुदृढ़ बनिए, अपने को संभालिए, अपने संभालने के लिए अपने रोजगार संभालिए, उसके बाद तो सब कुछ होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अंडमान आए और इस पवित्र भूमि का दर्शन करें। अंडमान के लोगों से मिले, आपको लगेगा कि जितना सुंदर ये द्वीप है उससे भी ज्यादा सुंदर है यहाँ के निवासी। हाँ, यहाँ सीखने लायक है सर। बिल्कुल, यहाँ के निवासी, आप यहाँ के लोगों से मिलिए, यहाँ के लोगों से बात करिए। आपको नहीं लगेगा कि आप गुजरात में खड़े हैं या बंगाल में खड़े हैं, महाराष्ट्र में खड़े हैं। आपको लगेगा कि आप अपने महाराष्ट्र में या गुजरात में, वो अंडमान में आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ में हर प्रांत के लोग हैं, आपसी प्रेम और भाईचारा के साथ रहते हैं। और संपर्क की भाषा, सबके बोलने की संपर्क की भाषा हिंदी है। हम चाहे किसी भी लैंग्वेज का आदमी हो, लेकिन वो बात देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में ही करता है। तो ये हमारी खासियत है अंडमान की। पूरा भारत का दर्शन करना हो, पूरा लघु मिनी इंडिया है ये पूरा। आप अगर आपको भारत का दर्शन करने हैं, आप अंडमान निकोबार आ जाइए, पूरा भारत आपको यहीं मिलेगा। शायद इंदिरा गांधी जी ने कुछ कहा था अंडमान के बारे में, जो छोटा इंडिया ऐसा कुछ बोला। मिनी इंडिया। हाँ, मिनी इंडिया, मिनी लघु भारत, लघु भारत। सर, आप जरवा जमात है यहाँ एक? हाँ जी, जरवा जमात है ना यहाँ? जरवा। हाँ, जारवा। हाँ, जारवा। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, वो ट्राइब्स हैं। हाँ, उनको उनके हाल में रहने दिया जाना चाहिए। हम टूरिस्ट लोग जाकर उसको डिस्टर्ब ना करें। वो अभी बहुत कांटेक्ट में आए हैं, सोशल कांटेक्ट में आए हैं हमारे, तो हम उसको अपना खाना ना दें, ताकि उसको आदत नहीं है हमारा खाना खाने का। वो तो अपना जंगल के हिसाब से अपना जैसा रहते थे, उसको प्रिमिटिव स्टाइल में ही जीने दिया जाए। उनको सभ्य ना बना दिया जाए, ताकि वो जो भी हो वो उनको उनका परिवेश में रहने दिया जाए। हम डिस्टर्ब ना करें उसको। सर, यहाँ सबसे पहले कौन निवासी थे सर? यहाँ से जरवा थे या उससे पहले भी कोई था अंडमान? नहीं, ये ट्राइब्स तो सबसे पहले थे। ट्राइब्स सबसे पहले। ट्राइब्स का, और ये अफ्रीकन निग्रिटो ग्रुप के लोग हैं। ये वो कहते हैं कि ये सबसे पहले यहाँ के बाशिंदे वही थे। हाँ, निकोबार में भी कुछ, निकोबार में जो निकोबारीज हैं वो भी ट्राइबल हैं, लेकिन आप वो वेल सिविलाइज्ड ट्राइबल्स, उनको ट्राइब्स में तो आते हैं, लेकिन दे आर वेल सिविलाइज्ड। उन लोग अभी गवर्नमेंट सर्विस में भी आ गए ना? हाँ, सब आ गए, लेकिन जरवा वाले नहीं आए। जरवा नहीं, गवर्नमेंट ओंगी आए। ओंगी एक जो ट्राइब्स था वो उसमें आए हैं। सर, अभी जरवा लैंड जो है उधर अपना सिविल जो पब्लिक आता है, पर्यटक, उनको जाने के लिए अलाउड नहीं? जाने के लिए अलाउ है। जाने के लिए जो ATR रोड है उसमें जाने के लिए अलाउ है, लेकिन
एक मतलब प्रोविडेंट एरिया है वो, सीमित दायरे में लोगों को उसके साथ डील करना होता है। पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पे है, वो पुलिस भी उनका मतलब साथ में है, और ताकि कोई उनको छेड़छाड़ ना करे, उनको कोई तंग ना करे या वो भी तंग ना करे। शिक्षा, स्कूली शिक्षा यहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन है यहाँ पर। और जहाँ पर 5 घर है, किसी आइलैंड में 5 घर है, सिर्फ 5 घर है। 5 घर में मुश्किल से 3 बच्चे हैं। वहां में भी 2-3 टीचर को वहां में डिप्यूट किया हुआ है। मतलब 3 बच्चे के लिए 3 बच्चे के लिए है स्कूल, बिल्कुल है। 1 बच्चे के लिए भी स्कूल है यहाँ में, ऐसा है। क्योंकि बहुत सारे रिमोट आइलैंड है, बहुत आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है, जहाँ पर डोंगी से जाया जाता है, होड़ी से जाया जाता है। बहुत सी जगह में भी जो स्कूल बनाया हुआ है। और स्कूल हमारा बहुत ही मतलब विकसित है, बहुत ही फैला हुआ है हर जगह, हर आइलैंड में। मतलब शिक्षा सबका अधिकार है, चाहे वो 1 बच्चा रहता हो, 5 बच्चे रहते हो या 100 बच्चे रहते हो, सर शिक्षा सबको जरूरी है। ये डिजास्टर प्रोन एरिया माना जाता है सर। हाँ, हमेशा अर्थक्वेक आते रहता है यहाँ पे, अर्थक्वेक साल में लगभग, लेकिन 2-4 स्केल कम होता है ना, स्केल कम होता है। हाँ। क्योंकि बैरन आइलैंड हमारा पास में है, जहाँ से मतलब लाइव ज्वालामुखी जहाँ पर है अभी भी, इसमें बैरन आइलैंड में लावा निकलता है। तो वो देखने भी लोग जाते हैं, मैं भी गया था। हाँ, टूरिस्ट भी जाते हैं उसको देखने के लिए। तो वो लाइव बाल्कनो है वो, और उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है। इंडोनेशिया का ये जो बेल्ट है, जापान, ये सब वो सब बेल्ट भी हमारा इसी में है, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है ना। अभी उच्च शिक्षा के लिए इधर ही रहना पड़ता है या उच्च शिक्षा के लिए लोग बाहर भी जाते हैं? इधर भी है ना, यहाँ भी है, लेकिन लोग बाहर भी जाते हैं। MBBS के लिए भी यहाँ पे पढ़ाई होती है, MBBS होती है, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई होती है। ठीक है सर, आपने आपका कीमती समय हमारे छोटे से चैनल को दिया। आप महाराष्ट्र से आए हैं, और महाराष्ट्र में मैंने काम किया है, फिल्म इंडस्ट्री में मैंने काम किया है। महाराष्ट्र से आपका तो नाता है ना, आपकी नानी, मेरी नानी मायाबाई जो है, लेकिन वो कहाँ उनका घर था, किधर की रहने वाली है हमें नहीं मालूम। अगर तो चैनल के माध्यम से कोई वीडियो देखेगा, अगर मायाबाई कोई नाम की, नहीं, उनका फोटो भी नहीं है हमारे पास, उनका डेथ का खाली फोटो है हमारे पास, तो वो है। लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि पूरा महाराष्ट्र मेरा रिश्तेदार है, क्योंकि मेरी नानी जब महाराष्ट्र से रही है तो पूरा महाराष्ट्र मेरा रिश्तेदार हुआ। कौन मेरा रिश्तेदार है नहीं है मैं कैसे कह सकता हूँ, है ना। हो सकता है आप हो। तो मैं तो अपनी नानी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर आपका।